को उसमें जो भी पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि आज एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार थे और उनके ठीक साथ में अजीत पवार थे। और आपको बता दें कि यह तस्वीर चर्चा में इसलिए है 2024 के पहले क्योंकि इस तस्वीर ने विपक्ष के नए गठबंधन में भूचाल ला दिया है। देश की राजनीति में आज एक बार फिर मोदी मैजिक देखने को मिला, जब विपक्ष की तरफ से तमाम अगर मगर और नाराजगी की खबर के बीच शरद पवार मोदी के मंच पर पहुंच गए और वहां एक नहीं मोदी के साथ दो पवार थे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या दोनों पवार 24 की लड़ाई में मोदी के साथ नजर आएंगे? क्या यह तस्वीर 24 में भी ऐसी ही रहेगी? प्रधानमंत्री मोदी आज लोकमान्य तिलक सम्मान से उनको नवाजा गया था, जिसके लिए पीएम पुणे पहुंचे थे। तस्वीर देखिए, यह लाइव तस्वीर और किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए। क्या इस तस्वीर को आप देखकर कह सकते हैं, एक बार फिर से वो तस्वीर चलाइए, क्या इस तस्वीर को आप देखकर कह सकते हैं कि शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी में किसी भी तरह का राजनीतिक उठापटक होगा, रसाकसी होगी? शरद पवार के चेहरे खिले हुए, प्रधानमंत्री मुस्कुराकर मिल रहे हैं और इस गर्मजोशी के साथ मिले हैं। पक्ष से विपक्ष तक इस तस्वीर का जिसको इंतजार था, जब एक फ्रेम में मोदी और पवार साथ साथ होंगे। मंच पर जब मोदी पवार से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तो पवार भी गर्मजोशी से पीएम का स्वागत करते हुए नजर आए। तमाम शंकाओं को नजरअंदाज करते हुए पवार की बॉडी लैंग्वेज सबको हैरान कर रही थी। मोदी से हाथ मिलाते वक्त पवार पूरी तरह से रिलैक्स दिख रहे थे। जुबान पे उनकी हंसी थी, चेहरे पर मुस्कान थी और मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। खुशी खुशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया क्योंकि पवार वहां चीफ गेस्ट थे और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तस्वीर ने देश भर की नजरें अपनी ओर खींची। अब इसी मंच की दूसरी तस्वीर देखिए, 3070 में ही लेकर आइए, जो थोड़ी दूर से ही ली गई। इसमें गौर से देखिएगा, शरद पवार के बिल्कुल करीब कांग्रेस नेता सुशील शिंदे मौजूद थे और उनके बगल में सबसे आखिर में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए रोहित तिलक। लेकिन दूसरी तरफ आखिर में कौन खड़ा था? वो थे शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार, जो कल तक चाचा के साथ विपक्ष में थे। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की हैसियत से एकनाथ शिंदे और फडणवीस के साथ खड़े थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मोदी मैजिक ही है। भतीजा बगावत करके जिस बीजेपी की सरकार में शामिल हो गया, शरद पवार ने उसी बीजेपी के सर्वोच्च नेता से कोई बैर नहीं दिखाया। अब सबके मन में सवाल है, पावर छीनने के बाद पवार की कोई मजबूरी है या फिर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की कोई नई सियासी रणनीति है? पवार के इस चाल को कोई भांप नहीं पा रहा है। नाराज तो विपक्षी गठबंधन के नेता भी हैं, भले ही किसी ने मीडिया पर आकर कुछ ना कहा, पर इंडिया गठबंधन से कोई बोले या ना बोले, तीसरे खेमे में पड़े ओवैसी ने जरूर पवार को आईना दिखाने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं इस पर ट्वीट करके ओवैसी ने क्या लिखा है। जब लोकसभा में एनसीपी और दूसरी पार्टियां मणिपुर पर सरकार को घेरने में लगी हैं, तो शरद पवार खुशी खुशी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ओवैसी ने तो इसे पवार का पाखंड तक करार दे दिया। खैर, ये तो हुई तस्वीर की बात, लेकिन जब मोदी मंच पर आए तो पवार के सामने ही विपक्ष के नए नए गठबंधन पर इशारों इशारों में वार करना नहीं भूले। साथियों, भारत मंडपम के इस नाम के पीछे, और जैसा अभी पीयूष जी ने बताया, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा है। अनुभव मंडपम यानी एक तो ये तस्वीरें, ऊपर से पवार के सामने इंडिया गठबंधन पर निशाना। ये इंडिया गठबंधन के नेताओं पर दोहरा वार था। अब 24 के चुनावी प्रचार से पहले एक डर यह भी है कि शरद पवार औपचारिकता में पीएम के सम्मान के लिए मंच पर तो आ गए, लेकिन अगर वो एनडीए में शामिल नहीं हुए तो भी बीजेपी इन तस्वीरों का चुनावी लाभ ले सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, इसे प्रचार में भुना सकती है। अब आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, जल्दी से लेकर आइए। आज की एक और बड़ी खबर, जात पर होगी बात तो 24 की चुनावी बात बनेगी। जातीय जनगणना को लेकर यह आज की बहुत बड़ी खबर है, जो पटना हाईकोर्ट से निकली है, लेकिन उसने बिहार समेत कई राज्यों की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीति में उसका असर दूर तलक दिखाई दे सकता है।
हम चर्चा कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसमें जातीय जनगणना के काम को मंजूरी मिल गई। इस फैसले को नीतीश और लालू की पार्टी की बड़ी राजनीतिक जीत के भी तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट के फैसले से फिलहाल बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं पटना उच्च न्यायालय ने आखिर इस मामले में क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जातीय जनगणना के खिलाफ वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को मुहर लगाने का काम किया है, यानी कि रास्ता साफ है नीतीश और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लिए। अभी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? तो आगे क्या जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो सवाल, जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट क्या किया इसे गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए? कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट। अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? तो जैसा कि हमने कहा कि इस फैसले का सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक अहमियत होने वाला है। आने वाले चुनाव में यह बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। फैसले के बाद बड़े बड़े नेताओं के आने वाले बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सुनिए। जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी। जो पटना उच्च न्यायालय ने सभी रीट याचिकाओं को जो रद्द कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था वो असफल हो गया। तो कह रहे हैं कि हम जनता के हित में नीति बनाने के लिए हम अपना। और अब जल्दी से आपको बताते हैं कि इस केस को थोड़ा सा इतिहास क्या है, उसके बाद इसका राजनीतिक पहलू क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इस पर भी बात करेंगे। इस साल जनवरी में नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का काम शुरू किया था, ऐलान किया था, जो मई महीने तक पूरा किया जाना था। लेकिन जनगणना के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और 4 मई को जनगणना का काम रोकना पड़ा। केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले का इंतजार करने को कहा। फिर 3 से 7 जुलाई तक लगातार 5 दिन तक याचिकाकर्ताओं और बिहार सरकार की दलीलें कोर्ट में सुनी गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 25 दिन के बाद कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कि बिहार सरकार को इस मामले में बिहार सरकार का रास्ता साफ है और कोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना के लिए फैसला मिल गया है, आदेश मिल गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस जनगणना को सर्वे बताया गया था, जिसका मकसद सामाजिक अध्ययन के लिए आंकड़े जुटाना है और फिर उस आंकड़े का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए किया जाएगा। लेकिन क्या यह इतना सीधा है? नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जनगणना का रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा और उसके साथ राजनीतिक इस्तेमाल भी इसका शुरू हो जाएगा। अब 5 बड़े पॉइंट के जरिए आपको बताते हैं पटना हाई कोर्ट से आए फैसले का राजनीति पर क्या असर होगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, 2024 के चुनाव को लेकर इस तरफ से मैं आपको बताता हूं। 2024 के पहले नीतीश और लालू की राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा, बिहार में फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो सकती है, ध्यान देने वाली बात यह है। तीसरा, कुछ जातियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश भी की जा सकती है, यह भी, यानी कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का 50% वाले कैप हटाने की मांग हो सकती है। चौथा, दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठ सकती है इसके आधार पर। और पांचवा, जो नया गठबंधन बना है I.N.D.I.A, इस पर भी जातीय जनगणना के फॉर्मूले पर यह गठबंधन चल सकता है और 24 की रणनीति बना सकता है। अब एक एक करके इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आपके सामने रखते हैं। 24 के चुनाव के पहले नीतीश और लालू की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, यह बहुत अहम है। 2024 के पहले नीतीश और लालू की राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है इस जातीय जनगणना के बाद। बिहार में बीजेपी लगातार यह कह रही थी
कि बिहार सरकार की मंशा साफ नहीं है और कोर्ट को जातीय जनगणना के काम पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन अब जब पटना हाईकोर्ट से जनगणना को मंजूरी मिल गई है तो इसे लालू और नीतीश का हौसला बुलंद हुआ है, जो सीधे सीधे 24 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा बनेगा और नीतीश और लालू बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर समीक्षा करने की बात कही थी तो लालू ने उस बयान को फौरन लपक लिया था, जिसका बिहार में लालू नीतीश को एक बड़ा सियासी फायदा मिला था। बीजेपी उस चुनाव में चारों खाने चित हो गई थी। अब दूसरा पॉइंट, बिहार में फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो सकती है। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पिछड़ों की राजनीति की बात करने वाली पार्टियां इसे एक नया मुद्दा बना सकती है। आपको बता दें कि 1990 के दशक की तरह बिहार में मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिकल फाइट एक बार फिर से दिख सकती है। अब तीसरा मुद्दा आपके सामने रखते हैं। तीसरा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा, कुछ जातियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, जैसे कि मेरे ठीक पीछे इस पूरे वॉल पे लिखा हुआ है। फाइनल आंकड़ा आने के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं और इसके आरक्षण का दायरा बढ़ाने की डिमांड शुरू हो सकती है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 50% वाला कैप हटाने की मांग हो सकती है, क्योंकि लालू अक्सर कहते हैं कि समाज में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को आधार पर जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है। उनकी संख्या बढ़ी है, उनका नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बजट बनेगा सारे देश का, उनकी माली हालत को देख करके बनाना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट्स आपने समझ लिया, अब चौथा पॉइंट भी समझिए। दूसरे राज्यों में भी इसे देखकर इसकी मांग उठाई जा सकती है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से ऐसी मांग की जा सकती है। अखिलेश यादव पहले भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। अब 5वां पॉइंट भी आपके सामने रख देते हैं। बिहार में जातीय जनगणना पर कोर्ट के भीतर नीतीश और तेजस्वी सरकार की जीत के बाद इसकी चर्चा INDIA की अगली बैठक में हो सकती है और जो मुंबई में होने वाली है। हो सकता है कि गठबंधन में शामिल पार्टियां जातीय जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर मंथन करें, क्योंकि यह मुद्दा विपक्षी पार्टियों के लिए मुफीद है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है। इसलिए जब आज पटना हाईकोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के भीतर विरोध करने वाली बीजेपी कुछ भी नहीं इस मामले पर बोल पाई। जो भी निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय का सम्मान करती है। ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नीयत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं। अब बीजेपी के लिए मुश्किल क्या है बिहार में, इसे समझिए। दरअसल पार्टी अति पिछड़ा और पिछड़ों की राजनीति तो कर रही है। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की पैनी नजर होती है, लेकिन जातीय जनगणना पर पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने की बात से बीजेपी को सवर्ण वोटरों के नाराज होने का खतरा भी है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी ना खुलकर विरोध कर रही है और ना ही समर्थन। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। ना बीजेपी है तो भाई देश भर में करे ना लागू। अब तो हम तो मांग कर रहे हैं जो बिहार में हो रहा है। अब तो देखिएगा, इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है। अब दूसरी जो राज्य हैं, अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जाति जनगणना कराने में, और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य से जाकर के मिल के आए थे, तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो। राजनीतिक बात के बाद अब आरक्षण को लेकर तकनीकी पहलू पर भी थोड़ी चर्चा जरूरी है, इसलिए आपको इसकी बात भी बता दें। फिलहाल बिहार की बात करें तो निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% का आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी अगर हम बोलें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। जातीय जनगणना के पक्ष में तर्क यह है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों को डेटा रिलीज किया जाता रहा है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के डेटा जाहिर नहीं होते, जिससे आबादी का अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता है।
1990 में केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसने 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की 52% आबादी का अनुमान जताया। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। तो ये इसका तकनीकी पहलू है। दलील है कि एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका तो आधार है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का डेटा से जुड़ा कोई आधार नहीं है। तो सवाल यह है कि दलील का मतलब क्या है और क्या ओबीसी को और आरक्षण दिया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जिसकी